बर्निंग स्टॉक्स में जो पहला नाम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो है BHEL का। BHEL में आज सर OFS खुला, जिस वजह से स्टॉक गिरा हुआ है। जाहिर सी बात है, OFS में अगर आपको अपना माल बेचना है या फिर अपने शेयर बेचने हैं तो डिस्काउंट पर ही होंगे। 5% हिस्सा सरकार को बेचना है, 4,400 करोड़ रुपए रेज करने हैं। 254 रुपये का प्राइस तय किया है इन्होंने, जो कि 7.9% के डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट 8% का डिस्काउंट है। आज नॉन रिटेल के लिए खुला है और कल रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। इसको लेकर ना ब्रोकर्स की राय भी आई है। ये जो OFS का अनाउंसमेंट हुआ है, बटी हुई है राय। ज़्यादातर ब्रोकर्स हालांकि अभी भी बुलिश हैं, 355, 349, 370 के टारगेट हैं। लेकिन कोटक की राय अलग है, वो 120 रुपये तक के लेवल भी बता रहे हैं। सर, एक तो ये ब्रोकर्स की राय में आप किस तरफ हैं, और दूसरा क्या इस OFS में पैसा लगाना है या नहीं? तो देखिए, BHEL मेरे को याद है 295 वीक्स का जब फ्लैग 295 पे वीकली पे फ्लैग का पैटर्न ब्रेकआउट आया था, तब भी मैंने मना किया था कि ये बजट के बाद बहुत लंबा पिटेगा, और बजट के पहले ही शायद कुछ न्यूज आ गई थी और ये स्टॉक लंबा पिटा था। 200 रुपए के नीचे आते हुए मुझे दिख रहा है। मैं कंप्लीटली बेरिश हूँ। HAL मैंने 4600 पे बोला था, देखिए 3950 आ गया। BDL गिर रहा है, मैं स्टॉक गिर रहा है। BDL अकेला जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला था वो रुका हुआ है, बाकी सारे स्टॉक गिर रहे हैं। तो मैं रेलवे, डिफेंस, PSU पे पहले भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव हूँ। ये मेरे को 200 रुपए के नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। टॉरेंट पावर सर, नंबर्स इनके बहुत ज़बरदस्त आए। 35% इनका मुनाफा बढ़ गया। रेवेन्यू में भी 4.5% के आसपास की बढ़त थी। EBITDA भी ग्रो किया, मार्जिन भी बढ़कर आए इनके 3% से ज़्यादा। उसके बावजूद ये शेयर गिर गया सर। क्या पहले चल गया था ज़्यादा, या फिर कोई सिक्वेंशियल इम्पैक्ट है जैसा मैं देख पा रहा हूँ? सर देखिए, बहुत ज्यादा कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं है। मेन चीज थी कि स्टॉक में पहले से मूव थी, और मूव के बाद कंसोलिडेशन काइंड ऑफ फेज में था। इवेंचुअली ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल जाएगा, मेरे को बहुत कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। टोरेंट पावर में फाइनली आपको जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा, क्योंकि ये रीटेस्ट होना था 1411 तक, तो न्यूज की वजह से डीपर रिट्रेसमेंट जा रहा है, तो 20 डे मूविंग एवरेज 1375 तक भी आ सकता है। बट स्ट्रक्चर में कोई बहुत खास दिक्कत अभी नहीं है। दिक्कत आना तब स्टार्ट होगी जब 1274 तोड़ेगा, जिसकी उम्मीद कम है। तो नेक्स्ट राउंड में जब भी 1400 के ऊपर क्लोज करता है डिसाइसिवली अच्छी कैंडल के साथ, आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगर है पहले से लॉन्ग है तो लॉन्ग बने रहिए, अभी दिक्कत नहीं हो रही है। सीक्वेंसली यानी कि तिमाही आधार पर नंबर्स में वीकनेस है। जैसे इनका मुनाफा 12% गिरा है, और रेवेन्यू में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 14% का फॉल है, जिस वजह से शेयर गिरा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर नंबर्स अच्छे हैं और चार्ट भी अच्छा है, और 1400 रुपये के ऊपर आप चाहें तो इसमें दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल का क्या करें सर? जियो फाइनेंशियल में लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है सर। हाल फिलहाल काफ़ी करेक्ट भी किया है। अभी जियो फाइनेंस ऐप ने एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, FDs हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जो अलग अलग बैंक्स हैं और NBFCs हैं, इनके FDs के लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सर, कोई ऐसा फाइनेंशियल स्पेस का कोई कोना या सेगमेंट नहीं है जिसको ये अनटैप्ड छोड़ रहे हैं? स्टॉक कब चलेगा, इफ एट ऑल? सर देखिए, स्टॉक जून जुलाई का ये वीडियो लोग उठा के देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जुलाई में जब 340 की जगह 323 के अराउंड टॉप आउट हुआ था, तब से अपन ये बताते आ रहे हैं कि 280 और 320 इसी रेंज में एक साल का समय काटेगा। थोड़ा सा बाजार के प्रेशर में डीपर पुल बैक दे दिया, बट वापस से उसी रेंज में आ जाएगा। तो अभी 6 ही 7 महीने निकले हैं, अभी जून जुलाई आते आते अभी एक साल जब पूरा होगा तब तक ये कंसोलिडेशन होगी। टेक्निकल एनालिसिस में दो ट्रेंड नहीं होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। एक ट्रेंड और होता है साइडवेज, जिसको हम कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। तो ये अगर आप स्टेज एनालिसिस भी करेंगे स्टैन विंस्टीन की, तो स्टेज 1 जो कहता है वो कि स्टेज 1 एक्यूमुलेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो स्टेज 2 में बाय करना चाहिए। तो अभी ये एक्यूमुलेशन फेज में है, जो 6 महीना हुआ है, 6 महीना और चलेगा। इवेंचुअली इसको ऑल टाइम हाई जाना है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 महीने समय अभी कुछ नहीं करेगा ये। मतलब पैसा बनेगा, पेशेंस ज़रूरी है। बिल्कुल सर, पैसा तो बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑल टाइम हाई भी जाएगा, 700 रुपए भी जाएगा, बट हम्म। अगले 6 महीने खास कुछ नहीं होगा। अगले 6 महीने कुछ नहीं होगा। तो सर, जिसको नया लेना है वो ले अभी, या फिर 6 महीना वेट कर ले? तो लेना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आप थोड़ा सा महंगा ले लीजिएगा, लेकिन मोमेंटम प्ले कर लीजिएगा। क्यों अभी फंस के और फ्रस्ट्रेशन झेलना? मतलब फिर क्या होता है, रोज रोज आप भी सवाल पूछेंगे, आप भी इरिटेट हो जाएंगे, मैं भी इरिटेट होता रहूंगा कि जब बता दिया भाई 6 महीना, अभी एक साल नहीं चलेगा, अभी 6 महीना निकला है, कोई हम्म। मतलब नहीं है। रोटी खराब होती है ना, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। रोटी मत खराब हम्म। कीजिए, अभी कहीं कुछ और ले लीजिए।
6 महीने बाद आके इसको ले ले, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 10-20-25 रुपए ऊपर नीचे मिल जाएगा। बट जब हम्म मिलेगा और फटाफट चल जाएगा, तो ये पूरा जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है वो सफल हो जाएगा। है तो रखें, नया लेने के लिए अगर आप ना ही इसके बारे में सोचें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। प्रेमियर एनर्जीज का क्या करें सर? प्रेमियर एनर्जीज आज जो जो एमएससीआई के जो बदलाव हुए हैं उसका ही एक हिस्सा है। एमएससीआई ने जो बदलाव किए उसमें मेन जो एमएससीआई का ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें एल&टी फाइनेंस और एबी कैपिटल शामिल होने जा रहे हैं। आईआरसीटीसी निकल जाएगा। और ये जो स्टॉक है प्रीमियर एनर्जी सर, ये एमएससीआई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें शामिल होने जा रहा है। कुल मिला के 7 स्टॉक्स हैं जो कि एंटर कर रहे हैं एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसमें से ये भी एक नाम है, इंक्लूडेड है उसमें। लेकिन स्टॉक सर, नाम आया है शामिल होने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में, लेकिन स्टॉक गिर रहा है सर। तो ये जो स्टॉक में गिरावट हो रही है सर, उसकी कोई खास वजह है? सर देखिए, प्रीमियर एनर्जी ऑलरेडी पीछे बाइंग क्लाइमेक्स कर चुका है, इसलिए नीचे आ रहा है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट तो नहीं है। एक बाउंस बैक है, बाउंस बैक में आपको 800 850 870 की जोन मिल सकती है। वहां पे हम रिव्यू करेंगे। और आज जैसा आपकी ब्रेकडाउन कैंडल है 50 डे मूविंग एवरेज से, मैं बहुत जल्दी बाइंग के मूड में तो नहीं रहूंगा। कहीं कोई हम्म बुलिश एविडेंस 740 के आसपास दिखा, तो फिर 850 870 के लिए बाउंस बैक प्ले कर सकता हूं। तो अभी पैटर्न इन द मेकिंग है, प्रीएम्प्ट नहीं करना है। नीचे अगर स्लो स्लो आया, रिवर्सल बनाया तो बाई करेंगे, नहीं बनाया तो छोड़ ही देंगे स्टॉक को। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मदरसन सुमी, ये भी रिजल्ट्स का रिएक्शन है सर। नंबर्स के बाद आज स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई भी टच किया है, 135 रुपये 83 पैसे का। नंबर्स में मुनाफा 21% बढ़ा है। अब ब्रोकर्स बुलिश हैं सर इस स्टॉक को लेकर। मोतीलाल ओसवाल ने सबसे ज़्यादा 148 रुपये का टारगेट दिया है, बाय रेटिंग बरकरार रखी है। और नमूरा ने तो बाय रेटिंग तो दी ही दी है, 127 वाला जो टारगेट है उसे बढ़ाकर 140 रुपये किया है। तो सर, ये मोतीलाल ओसवाल के जो टारगेट्स हैं वहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मैं तो रोज मदरसन को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि आज जो हम बॉटम बाउंड सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, या ब्रेकआउट सिस्टम हम सीखेंगे, जो एफईजी वाला सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, ये अब तक करते आया हूँ। आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद मदरसन को देना चाहिए। आपको याद होगा कि जब 115 के आसपास चल रहा था, मैं रोज हम्म एक ही चीज बोलता था कि गाड़ी 140 वाले स्टेशन पे अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन आ नहीं रही है। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। वो दिक्कत खोजते-खोजते मैंने ये एफईजी वाले सिस्टम और रिवर्सल सिस्टम खोजे कि एफईजी के अंदर बुलिश एफईजी में बाई करना तो अपनी जगह ठीक है। जब फेल हो रहा है तो तेजी से सेल भी करना चाहिए, और सेम इज़ विद बेरिश एफईजी। अगर बेरिश एफईजी से सेल आना चाहिए और 2 कैंडल में नहीं आई है, तो रिवर्सल में आप बाई कर लो, शॉर्ट कवरिंग में बड़ी तेजी आएगी। तो मदरसन ने ये सिखाया। क्यों नहीं चल रहा था, उसकी वजह था मंथली एफईजी। फाइनली जनवरी के एंड में जाके इसने मंथली एफईजी टेस्ट किया 109 के आसपास, और वहां से देखिए नॉन स्टॉप जो 140 की हम बात कर रहे थे, हम्म 135-83 का हाई बना दिया है। 150 तक भी ये खिंच सकता है काउंटर। तो मैं अभी इस पे बुलिश हूं। जब तक ये काउंटर 124 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। ठीक है, परफेक्ट है। सोम डिस्टिलरीज भी देखिए सर, वैसे लिकर स्पेस की कंपनियों के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं। वैसे इनके लिए मूड माहौल अच्छा नहीं है, जो ट्रेड डील्स हुई हैं, और इसके नंबर्स भी अच्छे नहीं आए हैं, कमज़ोर नतीजे आए हैं, जिसके बाद ये 12% तक टूटा है। 76% इनका मुनाफा गिर गया। इनकी रेवेन्यू में भी 17% के आसपास का ड्रॉप है। ऑपरेशनली नंबर्स वीक हैं, 45% बिड्डा टूट गया, और मार्जिन भी 12% वाले घटकर 8% के नीचे आ गए। तो सर, सोम डिस्टिलरीज में क्या करें? सर आपसे तो मतलब गीतू मैडम से तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, उनकी वोकैब्युलरी बदल गई मेरे चक्कर में, आपकी भी बदल गई। तो ठोका है तो सही वर्ड था, फिर आपने उसको फिसल गई थी जुबान, सही कर लिया है। मेरे साथ रह के एक गीतू मैडम बिगड़ी, एक आप भी बिगड़ गए। खैर, मैंने क्या वर्ड वापिस यूज़ किया एचटीबी सर? ठोका है 12%, फिर आपने उसको सही किया है। अच्छा, नहीं नहीं खैर सर, वापिस आ मेरी जाए, क्योंकि नहीं नहीं समय कम है, आप मुझे रिवाइंड करके मेरी देख लीजिएगा। वोकैबुलरी में ये वर्ड नहीं है सर। नहीं, मेरे साथ रह के ही लोग बिगड़े हैं। मैं आपको इसका श्रेय भी नहीं दे रहा हूँ, श्रेय पूरा मेरा ही है। नहीं नहीं, बचपन से ऐसा मैं नहीं मार है। खाते आ रहा हूँ कि मेरे चक्कर में मेरे दोस्तों की वोकैब्युलरी बिगड़ी है। ना 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 इस ना ना श्रेय सर, को किसी के थोड़ा साथ नहीं थोड़ा बाँटूँगा। थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ सर मैं, ऐसी बात। हाँ, तो एचडीबीएल पे वापस लौटे, 97.66 का लेवल नोट कर लीजिए। जिस दिन 97.66 के ऊपर निकला, आपको बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऊपर में 116 120 तक का टारगेट मिलेगा। अब तक मना करते आ रहा था, अब लेवल नोट करा रहा हूँ, 97.66, ये निकलते ही से आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। आपके पास समय कम है सर, मैं बजिंग स्टॉक्स को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और बढ़ते हैं
प्राइमरी मार्केट वाले सेगमेंट की तरफ।